सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ट्यूब हिंदी चैनल पर। आशा करता हूँ स्वास्थ्य आपका सबका ठीक होगा और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। वहीं हमने वर्ड विचार की श्रृंखला में कई वीडियो देख चुके हैं। अब इसका शेष भाग रह गया है हिंदी के अन्य वर्ड, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। वहीं पिछले वीडियो हमने देखा था व्यंजनों का वर्गीकरण और स्वर का वर्गीकरण भी हम पढ़ चुके थे पहले वाली वीडियो में। आज पढ़ेंगे हम हिंदी के अन्य वर्ड। देखते हैं हिंदी के अन्य वर्ड। हेडिंग बना लेते हैं हम, हिंदी के अन्य वर्ड। तो सबसे पहले देखेंगे हिंदी के अन्य वर्ड में अयोगवाह ध्वनियां। अयोगवाह वर्ड। अब अयोगवाह वर्ड कौन से होते हैं? अगर अयोगवाह का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसको हम देख सकते हैं धन योग धनवाहक, अर्थात ये वर्ड व्यंजन वर्णों के साथ वाहक नहीं करते या व्यंजन वर्णों के साथ योग नहीं होता, अर्थात इन वर्णों का व्यंजन वर्णों के साथ वहन नहीं होता है, वहन नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल स्वर वर्णों के साथ ही होता है, स्वर वर्णों के साथ ही होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं इनकी संख्या, देखते हैं इनकी हम। तो संख्या में ये होते हैं 2, और वो कौन कौन से होते हैं इनको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक होता है अनुस्वार, एक होता है विसर्ग। एक होता है अनुस्वार और एक होता है विसर्ग। अनुस्वार कौन सा होता है हमारा? अंग, और अंग है ये हमारा कौन सा हो जाता है? ये विसर्ग हो जाता है। तो अगर हमने अब तक क्या देखा? अयोगवाह अमाने नहीं, योग माने योग होता है, बाह माने वाहक होते हैं, अर्थात ये वर्ड व्यंजन वर्णों के साथ वहन नहीं करते या वहन नहीं होता इनका प्रयोग केवल स्वर वर्णों के साथ ही होता है। अब स्वर वर्ड कितने हमारे अगर देखा जाए तो स्वर वर्ड कितने थे हमारे? 11। तो जितनी भी अनुस्वार और विसर्ग होंगे ये 11 स्वर के ही साथ उपयोग में लाए जाते हैं और व्यंजनों के साथ उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। इनकी मात्रा सदैव 2 मानी जाती है। हमने देखा है जब हम छंद वगैरह पढ़ते हैं तो जब एक मात्रिक 2 मात्रिक के आधार पर पढ़ते हैं तो कौन से वर्णों की मात्रा 1 होती है, कौन से वर्णों की मात्रा 2 होती है। तो जहां अयोगवाह ध्वनियां आती हैं, अयोगवाह वर्ण होते हैं या अयोगवाह वर्णों की सहायता से जो शब्द निर्माण होते हैं, उन शब्दों की हमेशा 2 मात्राएं मानी जाती हैं। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं एक बारी। तो इनकी मात्रा सदैव 2 को हम एस आकृति के रूप में डिजाइन कर देते हैं। इसको 2 मानी जाती हैं। अब हम देखेंगे संयुक्ताक्षर वर्ड कौन कौन से होते हैं और संख्या में कितने होते हैं ये। तो सबसे पहले देखते हैं संयुक्ताक्षर वर्ड होते कौन से हैं। तो जो वर्ड जो 3 वर्डों से मिलकर बना होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? संयुक्ताक्षर बोल देते हैं। अब 3 वर्ड में क्या क्या होगा? 2 व्यंजन वर्ड होंगे और 1 स्वर वर्ड होगा। इसको हम लिख लेते हैं एक बार, देख सकते हैं संयुक्ताक्षर। हेडिंग बना लें, संयुक्ताक्षर। तो वे वर्ड जो 3 वर्णों से मिलकर बनते हैं, जो 3 वर्णों से मिलकर बनते हैं, क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। संयुक्ताक्षर कहलाते हैं।
अब 3 वर्ण हमने देखा, कितने वर्ण थे हमारे? 3 वर्ण। अब 3 वर्ण में क्या क्या होगा? 2 व्यंजन होंगे प्लस एक क्या होगा? एक स्वर होगा। अर्थात 2 व्यंजन और एक स्वर से मिलने वाले वर्ण को हम क्या बोल देंगे? संयुक्ताक्षर बोल देंगे। अब प्रश्न बनता है कि इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या में होते हैं 4। संख्या कितनी होती है इनकी? संख्या में होते हैं ये 4। और कौन कौन से होते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6। अब ये 6 किस किस से मिलकर बना है आपका? तो का वर्ग का पहला ही वर्ग क, धन मूर्धन्य सकार, धन आ। अब जैसे कि हमने परिभाषा में देख लिया कि संयुक्ताक्षर होते कौन से हैं कि जिनमें 2 व्यंजन, एक का व्यंजन हो गया, एक सा व्यंजन हो गया और एक स्वर, तो अर्थात इनसे मिला हुआ वर्ड क्या कहलाएगा? आपका संयुक्ताक्षर कहलाएगा। अब प्रश्न ये बनता है कि जो नीचे वाला ये चिन्ह लगा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम हल चिन्ह। हल चिन्ह का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए मैंने का लिख दिया, तो अब ये का वर्ड तो है लेकिन ये 2 रूपों से मिलकर बना है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो मैंने इसमें से स्वर जब हम अलग कर देते हैं तो हल चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इस चीज को एक अन्य रूप में और लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क धन स। अब इसका हल चिन्ह को मैंने खत्म किया तो मैंने आ को इसमें मिला दिया, अर्थात स्वर सहित कर दिया इसको मैंने, इस व्यंजन वर्ग को। अब ऐसा ही दूसरा है मेरा त्र। अब त्र देखते हैं हम किस किस के सहयोग से मिलकर बना है। तो त धन र धन आ। अब जैसे मैंने ऊपर वाला देखा इसी तरीके से इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूं? त धन र। अब रा में मैंने क्या कर दिया? हल चिन्ह को समाप्त कर दिया और स्वर सहित कर दिया। अगला देखते हैं हम ज्ञ। अब ज्ञ किस किस से मिलकर बना है? तो ज धन अया धन आ। अर्थात इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं ज धन अया, मतलब ये च वर्ग का वर्ण है। अगला देखते हैं हम स्र। जो हम श्री वाला स्र होता है उसको देखते हैं। तो ये किस किस से मिलकर बना है? तालव्य सकार से मिलकर बना है और आपका र से मिलकर बना है और आपका क्या आ जाएगा? आपका अस्वर आ जाएगा। इसको हम अन्य तरीके से कैसे लिख सकते हैं? स धन र। तो मैंने आपको बताया संयुक्ताक्षर संख्या में 4 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? 6, तर, ज्ञ और स्र। देखिए प्रश्न ये भी बन सकता है कि संयुक्ताक्षर जैसे मैं ये बन गया, जैसे मैं लिख दूं ये आपका क्या है? ये भी आपका आधा वर्ड है और ये आपका क्या है? पूरा वर्ड। अगर इसको मैं और डिटेल में इसका शब्द विच्छेद करूं तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूं? क हल चिन्ह सहित लिख दूं, त को मैं भी हल चिन्ह सहित लिख दूं और आ को मैं पूरा लिख सकता हूं। तो यहाँ पे भी क्या 2 व्यंजन और एक स्वर है, तो क्या ये भी आपके संयुक्ताक्षर बन जाएगा? ये नहीं है। ऐसे तो हम बहुत से बना सकते हैं, लेकिन जो हमारी हिंदी वर्णमाला में जिनको मानक प्रदान किया गया है वो केवल संख्या में कितने हैं? 4 ही वर्ण हैं। अगर संख्या में पूछ लिया जाता है संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है तो वो केवल 4 ही दिखाने। अब जैसे ये बना आपका, एक हम देखते हैं वित्त, एक शब्द देखते हैं वित्त, तो ये भी तो हमारा संयुक्ताक्षर हो जाता है। तो अब प्रश्न बनता है कि द्वित्व वर्ण कौन से होते हैं? तो द्वित्व वर्ण जहां समान वर्ण मिल जाते हैं, जैसे हमारा ता आ रहा है हमारा और प्लस ता हमारा क्या है? पूरा। तो अब ये वाले वर्ण हमारे क्या बोले जाएंगे? द्वित्व वर्ण बोले जाएंगे। तो जहां आधा वर्ण और प्लस फिर अगेन करके वो वही रिपीट हो जाता है पूरे वर्ण के रूप में, तो वो वाले वर्ण हमारे द्वित्व वर्ण माने जाते हैं। संख्या में हमारे संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? संख्या में हमारे 4 होते हैं और वो है आपके ये वाले। हिंदी के अन्य वर्णों में अब हम देखते हैं विकसित स्वर क्या होता है। अर्थात जो अनुनासिक ध्वनियां होती है और इसको हम चंद्र बिंदु के रूप से जानते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? विकसित स्वर बोल देते हैं। तो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं, विकसित स्वर। विकसित स्वर, या इसी को हम क्या बोल देते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक, या इसी को बोल देते हैं हम चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु। संख्या में कितने होते हैं ये हमारा? संख्या में हमारा 1 होता है और वो कौन सा होता है हमारा? ये वाला। तो हमारा विकसित स्वर, अनुनासिक या चंद्रबिंदु संख्या में कितना होता है? 1। अब इसके बाद देखते हैं हम ताड़न जात। ताड़न जात
इसी का हमने एक उपनाम और देखा था, उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त या इसी को बोल देते थे हम द्विगुण। द्विगुण। अब ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में हमारे होते हैं 2। अब होते कौन कौन से ये भी देख लिया जाए। एक होता है आपका अड और एक होता है आपका अढ़। तो ये हमारे संख्या में होते हैं 2, अड और अढ़। इनको हम बोलते थे ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण। अब तक हमने इस चीज को हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसका एक विशेष फैक्ट और बताऊंगा मैं आपको, जो शायद आपने न सुना हो कभी। देखिए, ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण, इन वर्णों को कभी भी हम स्वर रहित नहीं कर सकते, अर्थात आधा वर्ण कभी नहीं कर सकते। अब वो क्यों नहीं कर सकते, इसका हम यहां पे देख लेते हैं। अब ये है हमारा अड। अब अगर मैं इसको आधा करूंगा तो पिछली वाली स्लाइड में मैंने देखा था कि जब स्वर रहित वर्ण करते हैं तो हम क्या करते हैं, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये हमने देखा था। तो इस वाले वर्ड को मैं आधा क्यों नहीं कर सकता, इस चिन्ह से हमको पता चल रहा है क्योंकि किसी वर्ड के साथ एक ही समय में एक स्थान पर 2 चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, केवल एक ही चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए, ये मेरा क वर्ण है, का पे मैंने आपकी छोटी ई की मात्रा लगा दी, लघु ई की मात्रा। अब इसमें क्या मैं एक ही मात्रा लगा सकता हूं, क्योंकि अब मेरे पास ऊपर भी एक मात्रा आ गई और मैं एक मात्रा और प्रयोग कर रहा हूं, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। तो ऐसे ही एक जगह पे एक ही समय में 2 चिन्हों का प्रयोग कभी संभव नहीं है। इसलिए हम इन वर्णों को कभी अर्ध मतलब स्वर रहित नहीं कर सकते। ये वर्ण हमेशा स्वर सहित ही बोले जाते हैं और स्वर सहित ही होते हैं। तो इन चीज को हम लिख सकते हैं, इन वर्णों को कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। स्वर रहित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। और हम एक चीज और देखते हैं इसका फैक्ट कि इन वर्णों से कभी भी नए वर्ण का आरंभ नहीं होता। आरंभ नहीं होता है, अर्थात ये शब्द के मध्य या अंत में प्रयुक्त हो सकते हैं, प्रयुक्त होते हैं। इस वाले फैक्ट को हम समझ सकते हैं कि जो ताड़नजात या उत्क्षिप्त वर्ण है या द्विगुण वर्ण है, इनसे कभी भी किसी नए शब्द का आरंभ नहीं होता। शब्द के आरंभ में ये वर्ण कभी भी नहीं आते, या तो मध्य में हो सकते हैं या शब्द के अंत में हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं, एक शब्द पढ़ते हैं हम अलीगढ़। अलीगढ़, तो अब ये अंत में तो मिलेगा आपको, लेकिन कभी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं मिलेगा। अब किसी के दिमाग में एक चलता है शब्द जैसे ढक्कन, तो ये आपका उत्क्षिप्त वर्ण नहीं है, ताड़नजात चिन्ह पे इस पे कहीं प्रयोग नहीं होगा। ये तो आपका टवर का वर्ण है एक सामान्य रूप से। अगर मैंने इसके नीचे ये वाला चिन्ह प्रयोग में लगा दिया तब ये आपका ताड़नजात वर्ण बना, लेकिन ढक्कन में कभी इस चिन्ह का हमें कभी उपयोग नहीं मिलता है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकला कि इन वर्णों से कभी भी नए शब्द का आरंभ नहीं होता। ये मध्य में उपयोग में लाए जा सकते हैं या अंत में लाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे विदेशी स्वर क्या होता है। विदेशी स्वर बोल देते हैं या आगत स्वर बोल देते हैं या मेहमान स्वर बोल देते हैं। तो हम लिख लेते हैं इस बात को, विदेशी स्वर। इसके कई उपनाम हैं, ऐसे ही बोल देते हैं आगत स्वर, या इसी को बोल देते हैं मेहमान स्वर। ये वाला स्वर हमारी हिंदी भाषा का स्वर नहीं है, ये हमने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किया है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, विदेशी स्वर। संख्या में कितना होता है, ये केवल एक होता है। और कौन सा वाला होता है ये, जो हम ये वाला देखते हैं, जिससे हमने डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऐसे हमने वर्ड देखे हैं जिसमें इसका प्रयोग खूब हमने देखा है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, विदेशी स्वर
या आगत स्वर या मेहमान स्वर। अब एक अन्य देखते हैं हम, जैसे ये तो विदेशी स्वर था, अगर कोई विदेशी व्यंजन पूछ ले तब, तो विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी होती थी हमारी, वो थी हमारी 5। और वो कौन कौन से थे, क, ख, ग, ज और फ। अगर मैं ये वाले वर्ड है, इन वर्णों के सामने अगर मैं नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करता हूं तो हमारे ये वर्ड कैसे माने जाएंगे, विदेशी व्यंजन, क्योंकि ये हमारे हिंदी भाषा के वर्ड नहीं है। हमने इनको अरबी और फारसी व्याकरण से ग्रहण किया हुआ है। यदि इनके सामने नुक्ता चिन्ह नहीं लगाऊं मैं इनके साथ, तो ये हमारे वर्ड कौन से बन जाएंगे, हिंदी भाषा के वर्ड बन जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी कितने मानती है हमारी, एनसीईआरटी केवल 3 वर्णों को ही मानती है। और वो कौन कौन से वर्ड है आपके, ख, ज और फ। ये हमारे एनसीईआरटी के अनुसार है। अब हम देखेंगे वर्णों की संख्या। हमने देखा है कहीं कहीं किताबों में वर्णों की संख्या 44 भी मिलती है, 48 भी मिलती है और 50 भी मिलती है। साथ साथ मैंने देखा है 52 भी मिलता है और 56 भी मिलता है। तो कब कैसे प्रश्न बन जाए ये हमें कभी नहीं पता। एग्जामिनर की सोच का कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमको हर तरीके से तैयार रहना है। तो अब हम देखते हैं वर्णों की संख्या। हेडिंग बना लेते हैं, वर्णों की संख्या। वर्ण में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने स्वर पढ़ा, हमने व्यंजन पढ़ा। तो स्वर गिनती में हमने कितने देखे थे, संख्या में 11। तो हम लिख लेते हैं एक बारी, स्वर हमने कितने देखे थे आपके 11। साथ ही साथ व्यंजन भी हमने पढ़े थे, तो व्यंजनों की संख्या कितनी थी 33। तो अगर मैं इनका कुल किया जाए, इनका कुल देखा जाए, तब कितना निकल के आता है 44। ये 44 वर्ड आपके मूल वर्ड है। कौन से आपके मूल वर्ड, या इन्हीं को बोल दिया जाता है साधारण वर्ड, साधारण वर्ड। अगर प्रश्न आपका ऐसे बन जाए कि वर्णमाला में मूल वर्डों की संख्या कितनी है, तो हमको 44 पे टिक करना है, क्योंकि 11 हमारे मूल स्वर थे और व्यंजन हमारे कितने थे 33। तो इनको जोड़ के हमने क्या कर दिया 44। और हमने क्या क्या देखा, हमने अयोगवा ध्वनियां भी देखी। अयोगवा हमने कितने देखे थे, 2 देखे थे। हमने उत्क्षिप्त भी देखा था, उत्क्षिप्त वर्ड भी हमने कितने देखे थे, 2 देखे थे संख्या में। और इसके साथ साथ हमने देखा था संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी थी हमारी, संयुक्ताक्षर थे हमारे 4। अब हम टोटल यदि कुल किया जाता है तो 44 हमारे ये वर्ड और हमारे 8 ये वर्ड, तो कितने वर्ड हो जाएंगे हमारे 52 वर्ड। अब ये हमारे हिंदी भाषा के कुल वर्ड है। अगर प्रश्न ऐसे बनता है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड है, हिंदी भाषा में कुल वर्ड, तो हमारा प्रश्न क्या सही होगा 52। देखिए मूल वर्ड संख्या पूछ ले या साधारण वर्ड संख्या पूछ ले, तो हमको 44 पे टिक करना है। और वही प्रश्न ऐसे बन जाए हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो हमको 52 पे टिक करना है। और अगर हमने एक चीज और देखा था, अगर हम विदेशी वर्ड और देख सकते हैं, विदेशी वर्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पे न तो स्वर लिखा ना व्यंजन लिखा, मैंने क्या लिखा है विदेशी वर्ड। एनसीईआरटी के अनुसार कितने थे, हमारा एक तो स्वर था, एक ही हमारा स्वर, और प्लस 3 हमारे क्या थे, ये हमारे व्यंजन थे। तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, ये टोटल हमारे हो जाएंगे 4। अगर विदेशी वर्णों की संख्या पूछ लिया जाए तो टोटल 4 हो जाएगा। अब 52 और प्लस 4 कितने हो जाएंगे हमारे, कुल हमारे कितने हो जाएंगे 52 प्लस 4 बराबर 56। अब हमारा 56 पूछ लेना, तो ये हमारे मानक वर्ड संख्या होती है। कितना होता है ये मानक वर्ड। अब हिंदी में अगर ऐसे प्रश्न बन जाए कि मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हमको 56 पे टिक करना है। तो वर्णमाला से संबंधित कितने प्रश्न बने आपके, केवल संख्या से संबंधित। अगर मूल वर्ड पूछ ले या साधारण वर्ड पूछ ले तो हमको 44 टिक करना है। वहीं साथ साथ अगर हिंदी भाषा में कुल वर्ड संख्या पूछ ले तो हमको 52 पे टिक करना है। और अगर हमारा केवल मानक वर्ड पूछ ले हिंदी में, तो हमको विदेशी वर्ड जो 4 है ना, वो भी हमको जोड़ देने हैं। तो 52 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 56। तो हमारा 56 सही उत्तर हो जाएगा।
अब तक हमने वर्णमाला में क्या क्या पढ़ लिया, स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे मात्राएं। मात्राएं क्या होती है, तो कहीं भी अभी तक हमने मात्राओं को कहीं अब तक जिक्र भी नहीं किया था। तो मात्राएं क्या होती है, ये स्वर का दूसरा रूप होती है। एक तरीके से मात्रा क्या हो सकती है, स्वर का दूसरा रूप, या वे संकेत जो स्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। तो इस चीज को हम लिख लेते हैं एक बारी, मात्राएं। हेडिंग बना लेते हैं मात्राएं। अब मात्राओं को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, ये स्वर का दूसरा रूप होती है, दूसरा रूप होती है। अर्थात वे संकेत जो स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहलाती है, वे मात्राएं कहलाती हैं, मात्रा कहलाती है। मात्रा क्या होती है, ये स्वर का दूसरा रूप होती है। अर्थात वे संकेत या चिन्ह जो स्वरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वरों की जगह पर प्रयुक्त में आते हैं, दूसरी जगह आते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, मात्रा कहलाते हैं। अब प्रश्न बनता है मात्राओं की संख्या कितनी है। तो मात्राओं की संख्या को जानने से पहले हम ये देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे स्वर कितने थे, हमारे स्वर हमारे थे 11। और वो कौन कौन से थे, हम एक बार लिख लेते हैं इनको। अ दीर्घा, ई दीर्घी, उ दीर्घु, रि ए दीर्घे, ओ और दीर्घो, ओ और दीर्घो। ये हमारे 11 के 11 हमने देख लिए स्वर। अब देखते हैं इनकी मात्राएं। तो मात्राएं भी कितनी हो जाती है हमारी, मात्राएं भी हमारी कितनी होती है, 11। अब हमारा क्या है, हमारा उदासीन स्वर है, उदासीन स्वर, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, उदासीन स्वर। अब दीर्घा की हमारी मात्रा क्या होती है, एक श्लोरेखा, एक खड़ी पाई। ऐसे ही हमारी लघु ई की हमारी ये मात्रा हो जाती है, दीर्घ ई की ये, छोटे ऊ की ये, बड़े ऊ की ये, री की हमारी ये मात्रा, छोटी ए की हमारी ऊपर एक मात्रा लगा देते हैं, और दो दीर्घ ए की, ओ की हमारी ये मात्रा, और दीर्घ ओ की हमारी ये मात्रा। तो हम क्या करते हैं, मात्राओं की संख्या हमारी वैसे पूछे तो 11, लेकिन दृश्य रूप में मात्राओं की संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न अच्छा बनता है। दृश्य रूप में मात्राओं की संख्या, दृश्य रूप में मात्राओं की संख्या हमेशा कितनी रहती है, 10, क्योंकि आगे हमारी कोई मात्रा नहीं होती है। तो स्वर हमारे कितने थे, 11, और इनकी मात्राएं कितनी हुई दृश्य रूप में, हमारी इनकी मात्राएं हुई आपकी 10। अब मात्राओं को गिनना सीखते हैं एक बारी के लिए। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उदाहरण है हमारा, उदाहरण जैसे मैंने ले लिया अमन, अमन एक शब्द ले लिया मैंने। अब इसमें पूछे कोई कि कितनी मात्राएं हो जाएगी इसमें, तो हम देख सकते हैं, एक हमारी आ की मात्रा हो जाएगी, एक हमारी माँ की मात्रा हो जाएगी, एक ना की मात्रा हो जाएगी। तो अगर मात्रा देखी है तो इसमें कितनी हो जाएगी आपकी, 3। अगर यहाँ पे प्रश्न ऐसा बनता है कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी है, अगर वर्णों की संख्या पूछ लिया जाए आपको, अमन शब्द में वर्णों की संख्या, तो मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, आप एक बार सोच के देखें, विकल्प भी देता हूं आपको, 3, 4, 5 और 6। इसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो ज्यादातर लोगों का विकल्प सी आ रहा होगा कि वर्णों की संख्या कितनी होगी इसमें, 5। अब वर्ण क्या होता है, स्वर प्लस व्यंजन। तो जब मैं अमन शब्द का शाब्दिक विच्छेद करता हूं तो क्या निकल के आता है, यहां पे देख सकता हूं मैं, अ धन म। जब मैंने मां को स्वर रहित किया तो हल चिन्ह का प्रयोग करके मैंने क्या देख लिया, उसने आ बाहर निकाल लिया। और अब यहां पे लिखता हूं न, ऐसे मैंने न को हल चिन्ह सहित आ बाहर निकाल दिया। अब इसमें मैं देखूंगा वर्णों की संख्या क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5। कई लोगों का जवाब कितना आ रहा होगा, 5, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आ वर्ण हमारा
किसी शब्द के अंत में आता है तो वो वर्ण की संख्या में नहीं गिना जाता है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम नहीं गिनेंगे। तो कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4। तो वर्णों की संख्या कितनी रह जाएगी इसमें, 4। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, हमारा 4 वाला। याद रहे केवल ये चीज केवल आ के लिए है, उदासीन स्वर के लिए। अगर इसकी जगह पे इन स्वरों में से ये 10 स्वर कोई भी आ जाएंगे ना तो उनका प्रयोग माना जाएगा। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। जैसे एक मैंने लिख लिया रोशनी, रोशनी। अब रोशनी में अगर आपको मात्रा पूछ ली जाए तो आप गिन दोगे आपकी इसमें मात्रा। जैसे रो में कितनी हो जाएंगी, 2 मात्रा। सा में कितनी हो जाएगी, 1। ऐसे नी में कितनी हो जाएंगी, 2। तो 2 2 4 1 5। तो मात्रा कितनी हो जाएंगी इसमें, अगर देखा जाए तो मात्रा तो हो जाएगी आपकी 5। अब वर्ण पूछ लिया है आपको तो वर्णों की संख्या पूछ लिया है, ऐसे ही वर्णों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, इसका विच्छेद कर लेते हैं हम इसको। तो जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, र धन ओ धन स धन अ धन न धन ई। ये हमारा क्या बन गया, इसका हमने देख लिया, शाब्दिक विच्छेद करके देख लिया। तो अब इसमें वर्णों की संख्या कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6। इसमें वर्णों की संख्या कितनी बन जाएगी, 6। अब देखिए मैंने यहाँ पे ई को काउंट किया है क्योंकि ई हमारा कोई उदासीन स्वर नहीं है। जब केवल आ हमारा अंत में आता है तो इसको हम गिनते नहीं, लेकिन आ के अतिरिक्त जितने भी स्वर आएंगे हमारे वो हम संख्या में गिनेंगे उनको। तो रोशनी में हमारे वर्णों की संख्या कितनी हुई, 6, क्योंकि ई हमारा कोई उदासीन स्वर नहीं है। अब इस चीज को हम नोट बना के लिख सकते हैं। तो नोट बना के मैं इसको थोड़ा लिख दे रहा हूं जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। यदि शब्द का शाब्दिक विच्छेद करते हैं, शाब्दिक विच्छेद करते हैं, तब यदि अवर्ण शब्द के अंत में आता है, शब्द के अंत में आता है, तब वर्णों को गिनते समय, इसको नहीं गिना जाता, इसको नहीं गिना जाता है, नहीं गिना जाता है, क्योंकि यह एक उदासीन स्वर है, क्योंकि यह एक उदासीन स्वर है। यदि इसके आगे अतिरिक्त और कोई सा भी स्वर आएगा ना तो उसको तो हम गिनेंगे। जैसे हमने रोशनी का एक उदाहरण लिया था, उसमें हमने देखो दीर्घ ई को हमने काउंट किया था। इसे भी हम लिख देते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वरों को गिना जाता है, हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज देखा हिंदी के अन्य वर्ण, जिसमें हमने देखा था संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, अयोगबा क्या होते हैं, और विदेशी व्यंजन भी देखे, विदेशी स्वर भी देखे। उसके साथ साथ हमने देखा हिंदी वर्णों की संख्या कितनी होती है, हमने देखा मानक वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण कितने होते हैं, हिंदी भाषा के कुल वर्ण कितने होते हैं। साथ ही साथ में हमने देखा मात्राएं क्या होती हैं, मात्राओं के संकेत क्या होते हैं, और मात्रा गिनना भी हमने देखा, और मात्राओं के साथ हमने वर्णों को भी गिनना देखा। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।